जो 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा जा रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। हमारे देश में पिछले कई वर्षों से पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लोगों से मिलें तो उन्हें कुछ अपनी ऐसी यादगार दें जो शायद ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा करें। हम सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ सकते, हम सब कुछ व्यवस्थाओं पे नहीं छोड़ सकते। व्यक्तिगत रूप में और जो संस्थाओं के माध्यम से कैसे विस्तारित किया जाए। आप एक पौधा उपहार के रूप में दें। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हम जब जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते हैं तो सुबह उठना होता है, फिर हमारा खान पान होता है, दिनचर्या होती है और इन सब के बीच में हमारी सेहत को लेकर हमारी चिंता भी होती है। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रहा होता है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो मई जून का महीना चल रहा है, इसमें जिस कदर गर्मी हुई है और 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, ऐसे में हम अपने जीवन को इस वातावरण के अनुकूल कैसे बनाएं और कैसे स्वस्थ रहा जाए। ऐसे विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु श्री देवेंद्र मोहन भैया जी हैं। भैया जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शेखर जी। भैया जी, सबसे पहले तो यही आज हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा जा रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है और ऐसे में आदमी को अपना पारा संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही है। जी। तो कैसे इसको संतुलित किया जाए। शेखर जी, हमारे देश में पिछले कई वर्षों से पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अपने आधुनिकीकरण के पीछे लोग शहर बसा रहे हैं, घर बसा रहे हैं, और अगर आप चारों तरफ देखें शहरों में तो जो नेचर है वो गायब होता जा रहा है। ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में बैलेंस रखने का काम करती है। अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में, तो अभी भी आपको बहुत सा ऐसा क्षेत्र मिलेगा जहाँ पर इतना प्रकोप नहीं है, और जहाँ जहाँ भी प्रगति है वहाँ वहाँ बहुत जनजीवन आसान है। तो मेरा मानना ये है कि हम सब लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं अपनी आधुनिकीकरण के लिए, और जब तक हम प्रकृति को दोबारा से अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे तब तक ये समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। इन समस्याओं को रोकने वाला कोई नहीं है। तो कैसे प्रकृति से खुद को जोड़े जब हमें मकान भी चाहिए, तमाम आधुनिक सुविधाएं भी चाहिए, तो ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति प्रकृति से खुद को जोड़े। क्या इस कमरे में भी हम प्रकृति से खुद को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारा सोचना ये है कि जब आप किसी भी जगह को अपने रहने के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रकृति को दूर करते हैं, जैसे घर के लिए आपने कोई जगह ली और आपने वहाँ जो भी पेड़ पौधे जो भी वृक्ष रहे होंगे हटाए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको कम से कम दुगना किसी न किसी रूप में अपने चारों तरफ बनाने की कोशिश करें। हमारे भारत से बाहर बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ये एक कानून है कि आपकी रिहायशी जो ज़मीन आप खरीदेंगे उसका 100% आप भवन बनाने में नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको लगभग अपने 30% ज़मीन ही आप अपने घर के लिए, बाकी प्रकृति, चाहे उसमें पेड़ पौधे लगाएं, चाहे आप छोटे छोटे ऐसे वृक्ष लगाएं जो आपकी जनजीवन, आपकी सेहत, आपके आसपास के जीवन को अनुकूल रखे। तो क्या हम अपने घर में ही कर सकते हैं? और मेरा सीधा सा जवाब है कि ज़रूर कर सकते हैं। आप छोटी नर्सरी बनाएं घर में, ऐसे पौधे लगाएं जो आपके दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूरी करें। ऑक्सीजन या दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे रोज़ की समस्याएं दूर हो सकती हैं अगर हम पेड़ पौधे, बहुत सारे वृक्ष अपने घरों में, अपने आंगन में, अपनी छतों पर या अपने घर में ही अंदर, घरों के अंदर भी लगा सकते हैं, तो बहुत बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मतलब जैसे हम स्नेक प्लांट लगाएं तो वो एयर प्यूरिफायर का काम कर देगा। बिल्कुल। स्नेक प्लांट है, एलोवेरा प्लांट है, नीम है, बहुत से ऐसी औषधीय प्लांट हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे वृक्ष हैं जो आप छोटे छोटे बगीचों के रूप में अपने घरों में लगा सकते हैं। जहाँ मैं रहता था पहले, वहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने घर की छतों पर उसको डबल सीलिंग करके वहाँ पर घास लगाने का एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे घर की छतें ठंडी रहती हैं,
जिससे ऊपर आप उसे गार्डन का एक शक्ल दे सकते हैं, जिसमें आप घर की छतों पर ग्रीनरी लगा सकते हैं। तो ये एक वैकल्पिक तरीका है आज के आधुनिक जीवन में। और अगर हम पर्यावरण को भूल जाएंगे, अगर हम नेचर को भूल जाएंगे, तो एक दिन नेचर हमें भूल जाएगा। तो ये शायद हमें अपने नेचर में लाना पड़ेगा कि लोगों से मिलें तो उन्हें कुछ अपनी ऐसी यादगार दें जो शायद ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा करे। बिल्कुल। और मेरा मानना यह है कि हम सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ सकते, हम सब कुछ व्यवस्थाओं पे नहीं छोड़ सकते। हम बहुत सी चीज़ें जो अपने लिए उचित समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, हम उसे करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य से ज़रूरी हो, चाहे हेल्थ से, चाहे वो हमारे रोज़ के रूटीन को फॉलो करना हो, हम उसे सरकार पे नहीं छोड़ते कि हम कैसे जिएं। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो हम अपने घरों में माँ बाप, हमारे बच्चे, उनको हम जितनी जल्दी इस प्रकृति से जोड़ देंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो भविष्य है, हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सम्मान करेंगी कि कैसे प्रकृति की रक्षा ही मानव की या एक मानव समाज की, पूरी जाति की रक्षा का एक रास्ता है। अच्छा भैया जी, हमने ये देखा है कि आप इस तरीके के अभियान भी चलाते हैं। स्वामी जी थे तो वो भी वृक्षारोपण के वृहद अभियान चलाते थे। जी जी, तो क्योंकि जी इसको किस तरीके से व्यक्तिगत रूप में और जो संस्थाओं के माध्यम से कैसे विस्तारित किया जाए? अगर आप अकेले हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रयास छोटे होंगे। आपने एक पौधा लगाया, अपने घर में नर्सरी लगाई, 10 पौधे लगाए, या कभी आप किसी से मिलने गए तो एक वैकल्पिक तरीका है कि किसी के लिए जब उपहार लेकर गए तो मिठाइयाँ या दूसरी ऐसी कीमती चीज़ों के साथ आप एक पौधा उनको दे सकते हैं। तो हमारा एक अभियान, हमारे एक ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हमने गो ग्रीन करके एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी सहयोगियों को एक छोटा सा हमारा प्रयास रहता है कि आप एक पौधा उपहार के रूप में दें और उस पौधे को किसी न किसी तरीके से लोगों के जीवन में हरियाली, ग्रीनरी, इन्वायरमेंट को शामिल करें। एक अवेयरनेस, एक जागृति लोगों के मन में आए कि ये भी हो सकता है। हम सिर्फ कीमती ही चीज़ें ना दे करके अपने भविष्य या अपने जीवन से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ दें जो बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल। और जैसा भैया जी बता रहे हैं कि अगर आप किसी को पौधा गिफ्ट करते हैं तो एक तरीके से आप उसको जीवन ही दे रहे हैं, क्योंकि पौधा तो हमेशा जीवंत ही है। भैया जी, एक और चीज़ है, देखिए जून का महीना वैसे तो तपिश भरा होता है, लेकिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। जी जी। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो अपनी सेहत को लेकर जाहिर सी बात है चिंता सामने आ जाती है। योग का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इसको ऐसे समझ लें कि हम जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वही योग हो गया, या इससे कुछ इतर है? योग का जो हमारे सामाजिक रूप में जो इस समय बहुत प्रचार है, वो है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने से। चाहे आप मूवमेंट करें या आप किसी तरह के शरीर को इस तरीके की स्थिति में लाएं जिसमें वो खुद स्वस्थ रहने की प्रयासों से जुड़ा रहे। पर योग का असली अर्थ आध्यात्म से है, और उसका अर्थ होता है कि कैसे आप अपने जो आपका कोर है, जो आपका इनर सेल्फ है, जो आपका आध्यात्मिक स्वरूप है, उससे कैसे जुड़ें। 2 चीज़ों का जुड़ना योग कहलाता है। अच्छा। तो आपका आपके असल स्वरूप से जुड़ना योग है। तो प्राण क्रिया, यानी कि आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस, कि आप विचार करें कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है समाज में और उसमें अच्छी चीज़ों का चुनाव करें, ये एक अभ्यास है। आप एकांतवास जिसे कहते हैं, कि आप साइलेंस में थोड़ी देर बैठें, ये एक अभ्यास है। आप जो उपवास होता है, एक दिन भोजन ना करें, ये एक अभ्यास है। तो योग के बहुत सारे अभ्यास हैं जो आज आप देखेंगे समाज में प्रचलित नहीं है। उपवास इतना प्रचलित नहीं है, एकांतवास प्रचलित नहीं है, ध्यान प्रचलित नहीं है। तो हम सिर्फ एक एक्सरसाइज, जो एक फिजिकल मूवमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उसी को योग मानते हैं, और वो उसकी भी एक अच्छाइयाँ हैं। पर योग के बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप हैं जिसे आप आध्यात्मिकता से जोड़ें, माइंडफुलनेस से जोड़ें, वैचारिक संवेदनशीलता से जोड़ें, कि आप किसी को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दुख ना दें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो योग का हिस्सा है। मैं सत्संग आपका सुन रहा था भैया जी, तो उसमें आपने एक बात कही, मैंने बड़ा सोचा उस पर कि कैसे उसको समझा जाए, लेकिन शायद आज ये मौका बहुत अच्छा है। आपने कहा कि अगर हमें अध्यात्म से जुड़ना है तो हमारा आहार
और हमारा विचार, इन दोनों की शुद्धता हमें चाहिए। जी। तो होता क्या है कि मान लीजिए मैं ध्यान लगा के बैठा किसी समय, तो दिमाग में जितनी चीज़ें खुली आंख से नहीं आती उससे ज़्यादा तो तब आने लगती जी हैं। जी जी। और अलग अलग पेशा होता है लोगों का, मैं पत्रकार हूँ तो मेरे दिमाग में तो दुनिया जान की चिंता आने लगती है। तो अब इसको कैसे देखा जाए और फिर कौन सा विचार शुद्ध है और कौन सा नहीं है, कौन सा आहार हमारे लिए शुद्ध है, कौन सा नहीं है, ये कैसे तय होगा? मैं इसको एक छोटे से उदाहरण के रूप में कहता हूँ। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए आपको उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बाज़ार से सब्जियां लाएंगे, सब्जी लाने के लिए अच्छी सब्जियां चुनेंगे, घर में आ जाएंगी तो उन्हें साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से काटेंगे, तैयारी करेंगे। इस सब तैयारी के बगैर खाना पकना और खाने को आपकी प्लेट तक पहुंचना संभव नहीं है। कोई आदमी अगर ये कहे कि खाना बना बनाया आता है और उसे सिर्फ खाया जाता है, तो ये बहुत अधूरी प्रक्रिया है। हमारे इसी अध्यात्म में या एक इंसान का सही जीवन जीने में उसके आहार और उसके विचार का एक बहुत बड़ा किरदार है। शरीर को आप क्या भोजन देते हैं, ये उतना ही ज़रूरी है जितना आप शरीर को किसी भी अच्छे काम में लगाने के लिए लगाते हैं। और मेरा मानना यह है कि आजकल लोग भोजन को नहीं खाते, भोजन इंसान के शरीर को खाता है। तो हर एक इंसान जिस तरह का उनका डाइट है, जिसमें बहुत सारी गलत प्रक्रियाएं हैं, जिसको खाने पीने के लिए स्वाद सबसे बड़ा एक मापदंड है कि खाना स्वाद होना चाहिए, चाहे उसके लिए हम उसको किसी भी तरीके से पकाएं, चाहे हम उसको किसी भी तरीके से उसको करें। फिर एक लालच कि हम खाने से हमारा जो संबंध है वो भोग का है। कोई भी चीज़ स्वाद होगी तो हम ज़्यादा खाना चाहेंगे क्योंकि माइंडफुलनेस नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि उससे होने वाले जो रिफ्लेक्शंस हैं, ज़्यादा खाने से ज़्यादा लोग मरते हैं, भूखा रहने से कोई भी नहीं मरता। तो ये योग की एक परंपरा है कि आप आहार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर आप भोजन को दवाई औषधि की तरह नहीं खाते हैं तो एक दिन औषधियाँ दवाइयाँ आपको भोजन की तरह खानी पड़ जाएंगी। तो आहार और विचार माइंडफुलनेस, कैसे आप हर एक चीज़ को जो आपके चारों तरफ चल रहा है, आपको क्या विचार लेने हैं, क्या हर एक विचार लेने योग्य है। हर एक आदमी जो आपके चारों तरफ बोल रहा है, क्या वो आपकी अच्छाई के लिए बोल रहा है। तो अगर आप माइंडफुलनेस नहीं यूज़ करेंगे तो आपका आहार और विहार यानी खाना और स्वभाव दोनों ही दूषित रहेगा। अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती है अगर आप अपने जीवन में अपने शरीर को और अपने विचारों को ठीक नहीं रख पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें स्वस्थ जीवन और स्वस्थ जीवन शैली चाहिए तो हमें प्राकृतिक रूप से भी सतर्क होना होगा जी। खान पान और विचार को लेकर के भी सतर्क होना होगा, और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जो योगाभ्यास है उसको किस तरीके से अपने जीवन में उतार रहे हैं ताकि संतुलन बना रहे। जी, क्योंकि संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि आप जो ले रहे हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो सांस हो, चाहे वो विचार हो, ये सारी चीज़ें अगर दूषित होंगी तो सिर्फ आप ही को नुकसान होगा। अगर पोल्यूशन है तो वो हमने बनाया है। वो पोल्यूशन अगर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो हमारा जो लाइफ स्पैन है, अगर हम 100 साल जीते तो हम 50 साल जिएंगे और उसमें बीमारी के साथ जूझते हुए जिएंगे। अगर हमारा खाना गलत है, अगर हम बहुत ज़्यादा गलत खान पीन कर रहे हैं तो बीमारियां हम झेलेंगे, कष्ट हमें ही होगा। अगर विचार गलत है तो घर बैठ कर के दुखी हम ही होंगे, जो बोलने वाला है वो बोल के निकल जाएगा। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने लिए, अपने प्रकृति का, अपने भोजन का, अपने एनवायरनमेंट का, अपने विचारों का, अपने आने वाली पीढ़ियों का, उनके लिए हम कुछ ऐसा काम करें। और एक चीज़ मैंने बहुत सुंदर सुनी थी कि एक इंसान को अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़्यादा लंबा, ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा अच्छा जीवन जीने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि वो ऐसा जीवन जिए ताकि बच्चे उसे फॉलो कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी विचारधारा है हमारे इस संस्थान की। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद शेखर जी। तो जैसा देवेंद्र मोहन जी ने कहा है, भैया जी ने कहा है कि हमें अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित करना चाहिए। पर्यावरण यानी प्रकृति, हमारा अपना शरीर, उसका स्वास्थ्य, उसकी चिंता, और साथ साथ हमारा अंतर्मन जो विचार है, और ये सब कुछ योग और हमारी सचेतना
जो प्रकृति के प्रति होगी उसके द्वारा हम हासिल कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ भैया जी के साथ में चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।